एक बहुत फेमस गाना है और गांव से शहर की ओर जाने वाले अक्सर उसे गाया और सुना करते हैं। मैं ये कहानी सुनाने से पहले वो पूरा ही पढ़ देता हूँ, गा तो मैं नहीं पाता। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था जब मैं पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाके जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती हर माँ ये लिखती हर बार ख़त में मुझे, लौटा मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से परदेस बेचैन हूँ, नींद आती नहीं, भूख लगती है कम। कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, ख़त मेरी माँ का मुझको रुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। ये बड़ा प्रसिद्ध गाना है, आपने सुना होगा। मैं शायर आदमी तो मैंने उसको पढ़ दिया। मैंने पढ़ा इसलिए क्योंकि आज की कहानी का सार यही है। आज हमारे साथ नीरज कुमार बैठे हैं जिन्होंने आर ओ सचिवालय 257वीं रैंक 257th रैंक हासिल की है। और इनकी कहानी का तस्वुर कुछ ऐसा ही है कि एक बड़े पद की नौकरी छोड़ करके आईआईटी 4 साल पढ़ने के बाद आईआईटी से पाई हुई नौकरी छोड़ करके गांव की शिद्दत कि हम अपने गांव जिसका नाम हर गांव है जो सीतापुर में है उसके नज़दीक आ सकें, इसके लिए इन्होंने सचिवालय की तैयारी की। और तैयारी करके फिर इन्होंने वह रैंक भी हासिल की और सचिवालय अब ज्वाइन करने भी जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यह गीत सुनाया। बाकी सारा किस्सा हम नीरज से सुनेंगे। तो नीरज, सबसे पहले आप अपने और अपने घर परिवार और गांव के परिचय में कुछ कहें, फिर आगे बात। धन्यवाद सर। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं हर गांव के पास एक छोटा सा गांव है जनेवापुर वा निगोहा, वहाँ पे पैदा हुआ सर। वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही करी। फिर उसके बाद 12th हर गांव के बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से 2017 में पास किया। उसके बाद 1 साल लखनऊ में रहकर मैंने जेई की प्रिपरेशन करी। फिर 2018 में मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में आईआईटी धनबाद से 2022 तक ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करके एक पब्लिक सेक्टर थी, उसमें मैंने 4-5 महीने लगभग राजस्थान में नौकरी की। फिर गेट के एग्ज़ाम के बेसिस पर मैंने नवंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड ज्वाइन की। तब से मैं अभी कोल इंडिया में ही असिस्टेंट मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। पर ये सेंट्रल की नौकरी में मैंने इतने समय में 2-3 जगह पोस्टिंग देखी, जैसे राजस्थान में कुछ महीने, 2 साल मैं झारखंड के रांची में रहा और वर्तमान में मैं सोनभद्र में पोस्टेड हूँ। पर जो गांव से लगाव था शुरू से ही, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा चाहता था कि मैं अपने घर के पास आ जाऊं या यूपी में आ जाऊं। तो उसके लिए मैंने आरओ की तैयारी शुरू की। पहले बार तो पेपर कैंसिल हो गया था, उस टाइम पे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन जब दोबारा भी पेपर हुआ तो फिर मैंने थोड़ा सीरियस तैयारी स्टार्ट करी, जिसके लिए मैंने इस दौर में जीएस और हिंदी का, जैसा जानते हैं आप लोग, इसमें होता है। सो मेरी जैसे पृष्ठभूमि रही है कि मैं आईआईटी में भी इंग्लिश और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन इधर जो भी रहता था कोल इंडिया में या और भी, तो वो सारा इंग्लिश में ही होता था। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये मैं हिंदी में पेपर लिखूं। ये वाला जो चैलेंज है, ये बहुत सारे छात्र मेरे पास कॉल करते हैं, सर मैं पूरी तरह इंग्लिश मीडियम हूँ और मैं हिंदी कैसे लिख पाऊँगा।
आज का ये इंटरव्यू और नीरज उनके लिए गवाही है, प्रमाण है कि न केवल सिर्फ इंग्लिश मीडियम, भाई आप बीटेक जब करते हैं तो आप पूरी तरह अपने आप को जॉब में आते ही अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ फिर हिंदी रह ही नहीं जाती। और इतने वर्ष नौकरी करके और पूरी तरह बीटेक अंग्रेजी में पढ़ने के बाद जब आप हिंदी में निबंध लिखने बैठे, आरओ में तो निबंध हिंदी में लिखना ही पड़ेगा, हिंदी ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना पड़ेगा, और तब अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कन्वर्ट करके और आरओ में सेक्रेटरीट में रैंक ला रहा है, तो ये मीडियम का जो भरम है वो निकाल देने की चीज़ है, बस आपको लगना पड़ेगा। इन्होंने अपना मीडियम कैसे कन्वर्ट कर लिया, कैसे ये हिंदी पर आ गए, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि एक सामान्य छात्र, ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विशेष संदेश रहेगा आखिर वाला, लेकिन जो सामान्य छात्र है वो ये सोचता है कि भाई अच्छा, बहुत सारे छात्र होते हैं जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो आप अपनी जॉब के साथ सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारियों को आपने कैसे मैनेज किया, मेंस पर बाद में आएंगे। सर मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई ऐसे आरओ के लिए डेडिकेटेड पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने स्टैंडर्ड बुक से जीएस एक बार कंप्लीट कर लिया, फिर प्रीलिम्स जैसा आरओ में थोड़ा सा फैक्चुअल और दोनों एनालिटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसके लिए मैं घटना चक्र पढ़ता था लास्ट टाइम। बाकी मेरा जो फाउंडेशन है वो मैं स्टैंडर्ड बुक से ही जीएस का पढ़ा। इवन मैंने जीएस और जीएस प्री का और जीएस मेंस का मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करता था लिखना, पेपर ये ड्राफ्टिंग का पेपर और निबंध का वो मैंने हिंदी में दिया, लेकिन मैंने मेंस में भी जो जीएस का अटेम्प्ट किया है मैंने पेपर, वो मैं इंग्लिश में किया था। तो बाकी हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ा है, बाकी अमरनाथ सर के बैच में जुड़ा हुआ था। तो उसमें क्या है, उस बुक में काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं या मिस्टेक्स हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, तो वो सब थोड़ा ध्यान रखते हुए, हाँ वो शुरू में इतना पता नहीं चलता था सर कि क्या सही है क्या गलत है, मैं सोचता था कि बुक में लिखा है तो सही है। फिर थोड़ा बहुत देखा, सर भी बताए कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, तो वो चीज़ थोड़ी सी बाद में वहाँ पे करेक्ट कर लेता था मैं भी। उस बुक में पेन से लिखा हुआ है। अच्छा, लिखा हुआ है। हाँ मतलब प्रमाण है कि किताबें सुधारी गई हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारियों में वाकई देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ये जो नए छात्र हैं, जब वो किसी इंटरव्यू को सुनते हैं, मैंने रैंक 1 इंटरव्यू लिया है और लाइन से बहुत सारे छात्र आएंगे, जो मैंने बोया है, ये उस फसल के तौर पर मुझे दिखाई पड़ते हैं और मेरे प्रेम की बोई फसल है ये मैंने पढ़ाया है, ये इसलिए बस नहीं आ गए हैं, ये हमने प्रेम की वो क्या जैसे मछली फंसाने के लिए कांटा मारते, ऐसे हम प्रेम का कांटा मार के खींच लेते हैं। तो हम जो नए छात्र हैं उनको लगता है कि बस जो कोई एक बार बता दे बस वैसे ही करना है। नहीं, जीएस वो चीज़ है जिसमें आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। हाँ सर, आजकल क्या है कि आप किसी के कोर्स पे या ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का फाउंडेशन होना चाहिए। और लास्ट में आपको रिवीजन के तौर पे मतलब पीवाईक्यू या घटना चक्र वही बेस्ट है। अगर आप इधर उधर से टेस्ट सीरीज जो आप ज्वाइन करते हैं वो मतलब आप हर जो भी है टेस्ट सीरीज चाहे किसी भी संस्थान की देख लीजिए, सबकी अलग अलग रहती है। तो आपका ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर का स्तर है वो आपसे मैच हो पाए, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप घटना चक्र ही लास्ट में वो करें, प्रैक्टिस करें, या फिर आप पीवाईक्यू पर ही रिलाई करें। क्योंकि ये गेम ऐसा नहीं है कि एक में ख़राब हो गया तो दूसरे में इतना ज़्यादा आप लीड ले लेंगे, तो आपको पूरा बैलेंस तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी ये कि जीएस का फाउंडेशन, जीएस के लिए बस एक ही है कि आपका अपना अभ्यास होना चाहिए, सारा पाठ्यक्रम सारी किताबें एक नज़र आनी चाहिए। और जब मैं लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूं तो ये छात्र आके जब बताते हैं कि अरे ये तो क्या आएगा, ये तो आ चुका है, पेपर वही आता है। हो सकता है पिछली बार 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सवाल प्रश्न उत्तर बना हो, इस बार उन 3 में से कोई सवाल बन जाए। ये एक बेसिक प्रक्रिया है, तो बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। टेस्ट सीरीज मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, लेकिन टेस्ट सीरीज बस आपको इस अभ्यास के लिए होती है कि आप उतने घंटे बैठ करके टिक लगा सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज आपका सिलेक्शन करा देगी, कोई टेस्ट सीरीज सिलेक्शन करा दी, ये भरम है। वो अलग बात है कि मैं बाजार के सारे मानक तोड़ रहा हूं लेकिन सच यही है। खैर, ये तो हुई बात प्रीलिम्स की तैयारी की। हम चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जब आपको हिंदी लिखनी,
कि और आप पूरी तरह अंग्रेजी में कन्वर्ट हो चुके थे, तो अंग्रेजी से हिंदी कन्वर्ट होने में आपने जो किया वो अंग्रेजी माध्यम के लिए सीख होगी, वो बताएं फिर। सर वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज लगता था, क्योंकि जीएस तो मुझे इंग्लिश में ही पढ़े थे, तो वो जो टर्म्स होते हैं जिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे हिंदी में, वो टर्म्स मुझे याद ही नहीं आते थे। सेंटेंस गड़बड़ हो जाता था, का, के, की, ऐसे वाले सेंटेंस गड़बड़ होते थे और बहुत ज़्यादा वर्तनी अशुद्धि होती थी। तो फिर सर ने बताया कि उसके लिए आपको पेपर पढ़िए, उसको उसका सार अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट करिए। तो जैसा कि मैं जॉब में था, तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता था कि मैं हमेशा हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये दैनिक जागरण पेपर उठाता था, और जो एडिटोरियल वाला सेक्शन होता था, या एक छोटा सा जो ऊर्जा करके एक आता है डेली करके, तो मैं उसको पढ़ता था रोज़, और उसको मैं अपने शब्दों में लिखता था रोज़, जिससे मेरा जो फ्लो है हिंदी का, वो लिखने का फ्लो आया। ये मैंने लगभग 30 से 40 दिन किया है कंटिन्यूअस, रोज़ विदाउट फेल मैं रोज़ ही करता था, तो दैट कि लास्ट तक मैं पेपर में मेरा पेन नहीं रुकना चाहिए। और बाकी अब हिंदी निबंध लिखने में मज़ा आने लगा? नहीं सर, अब बिल्कुल मज़ा आने लग गया। मैं अभी पीसीएस मेंस दे के आया हूँ, तो मैंने उसमें जीएस के सारे पेपर इंग्लिश में लिखे हैं, बस हिंदी और निबंध वो दो हिंदी में लिख के आया हूँ। और मैं आगे भी सोचा हूँ कि अब हिंदी में ही निबंध लिखूंगा जब भी मैं पीसीएस दूंगा, क्योंकि इसमें आपको लिखने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपने मीडियम चूज़ किया उसमें। हालांकि यूपीएससी में तो वो लोग आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा। तो अगर ये लग्जरी पीसीएस में मुझे मिल रही है, तो मैं हमेशा हिंदी में ही लिखूंगा, क्योंकि अब फिर से उतनी मेहनत करने का डबल मैं औचित्य समझता नहीं है सर इसका। ये देखिए बीटेक वाले बाबू औचित्य बता रहे हैं। एक बात मैं कहता हूँ, हिंदी हमारी आत्मा में है। मैंने आरओ या पीसीएस या किसी भी परीक्षा को सेलेक्ट करवाने के लिए ये काम नहीं किया। मैं चाहता हूँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, नहीं मातृभाषा है, हो सकता है आपकी मातृभाषा ना हो, लेकिन इस भारत भूमि की भाषा है। अगर आप भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो आपको हिंदी जाननी पड़ेगी। वो सुलगन मेरे भीतर है जो मुझसे हिंदी पढ़वाती है, और वो आपके भीतर पहुंच जाती है। बस एक निवेदन करता हूं, आने के बाद डिमांड सप्लाई के मोड में ना आया करिए, ये दीजिए, ऐसे दीजिए, वैसे दीजिए। आप मेरी निबंध की कक्षाएं देख लेंगे, मैं यही कहता था जो इन्होंने अभी दोहराया है, कि आप पहले अपने मन से लिखिए, कुछ भी लिखिए। बहुत सारे बच्चों के उस समय निबंध सुधर गए। कुछ भी लिखिए, अखबार उठाइए, लिखिए। जब तक आपकी कलम नहीं चलेगी, आपकी खोपड़ी और कलम में सामंजस्य नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाएंगे। तो ये अभ्यास इन्होंने किया, और ये अंग्रेजी मीडियम का बच्चा अब ये हिंदी निबंध ही लिखेगा, इस बात की गवाही दे रहा है। मुझे ये ज़्यादा खुशी दे रहा है। ये रैंक 257 ला के हमारे सामने बता रहे हैं, ये खुशी दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं दे, ये ज़्यादा खुशी दे रहा है कि एक अंग्रेजी माध्यम का बच्चा कहता है कि अब मैं हिंदी में निबंध लिखूंगा। शायद मेरी कमाई यही है। तो अब हम आ जाते हैं कि निबंध के लिए इन्होंने क्या क्या, मुझे लगता है कि अपने वो जैसे अभ्यास किया वो तो काम आया ही। ड्राफ्टिंग वाले पोर्शन में आपने क्या किया और किन चीज़ों को फॉलो किया ताकि आप ड्राफ्टिंग बेहतर कर पाए? सर ड्राफ्टिंग में जैसे मैं वहाँ जब कोल इंडिया में था, अभी भी हूँ, तो वहाँ पे भी लेटर बनते थे। मैं खुद लेटर बनाता था। मैंने देखा, मैंने नोटिंग वहाँ पे खुद ई ऑफिस में टिप्पणी, जिसको नोटिंग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो मैं करता था। लेकिन वो एक टाइप ऑफ ट्रांजिशन में क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं चलता। तो सेम चीज़ यहाँ अभी बाज़ार में भी फैली हुई है। कोई भी बंदा उठाता है सरकारी लेटर, बोलता है कि उस सरकारी लेटर में तो ऐसे लिखा हुआ था। पर आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको जो स्टैंडर्ड ही है वही लिखना पड़ेगा, पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो मैं तो सर ज़्यादा कोई इधर उधर भागा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। मैंने मुश्किल से 2 महीना ही दे पाया, क्योंकि उधर जॉब भी थी तो इतना टाइम नहीं दे पाता था। तो जो आपने सर वो प्रोवाइड किए हुए थे नोट्स, तो मैं बस वही ब्लाइंडली फॉलो किया और मैं वही लिख के आया। मैं ये नहीं सोचता था कि उस वाले टेस्ट सीरीज, मैंने टेस्ट सीरीज ली भी नहीं और कहीं, बस आपका जो कोर्स था वही वाला था, तो मैं वही लिख के आया था। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे पृष्ठांकन करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है, सेवा में लिखना है, यहाँ पे विषय नहीं लिखा जाता जैसे अर्ध सरकारी में, तो मैंने वहाँ पे नहीं लिखा था। तो उतना टाइम भी नहीं था कि मैं और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूँ।
तो ये भी आज का मेंस का या कोई भी परीक्षा का एक स्टैंडर्ड बन गया है कि आप जितना मिनिमम रिसोर्स फॉलो करेंगे, एक स्टैंडर्ड रिसोर्स होना चाहिए, ना कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेंगे तो आपका ही कंफ्यूजन होगा दिमाग में पैदा। तो वो ज़रूरी एक चीज़। इस समय पहले था कि जानकारी का अभाव था, अब जानकारी का आतंक है। अब इतनी जानकारी है कि आप एक सही जानकारी पकड़कर उस सही जानकारी पर अटके रह सकें। आखिरी टाइम तक मुझे हैरत होती थी, ये सब तो ग्रुप में रहे, कि सर फलानी टेस्ट सीरीज में इन्होंने ये लिखा दिया, इस किताब में ये छपा है। और मैं तब कहता था कि बच्चा भरोसा करो, हम इसलिए नहीं पढ़ाते कि अमरनाथ का कोई ईगो है, ना यही करना है जो सही है। मैंने तमाम सारे पाठ्यक्रम, मैंने इग्नू सर्च किया है, जो एमए और बीए में जो प्रॉपर पाठ्यक्रम होता है, जो कार्यालय हिंदी का, वो सब हमने पढ़ा है। मैं वह कार्यशालाएँ लेने जाता हूँ जब मुझे किसी सरकारी दफ्तर में बुलाया जाता है जहाँ तिमाही कार्यशालाएँ होती हैं, तो उन सब जगहों का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो निकाल के आपको देता हूँ। और अब यही कहूँगा कि बस आनंद से पढ़िए और सफल होइए। बाकी अपने दोस्तों और घर परिवार के बारे में कोई एक बात, प्यारी सी बात जो आपको याद आती हो, अपने ज़िंदगी का कोई किस्सा आप कहना चाहते हो तो कह करके हम लोग अब आखिरत की ओर बढ़ें। सर एक एडवाइस है, जो भी अभी नया फिर से आरओ यारो का या कोई और भी एग्ज़ाम फॉलो करेंगे आने वाले समय में, उनको क्या चाहिए कि सर मेंस क्या है कि आपकी ब्रिलियंस पे इतना फोकस नहीं करता, आपका अभ्यास चाहिए उसमें। आप अगर ये सोच के जाएंगे कि मैं इस लेटर का फॉर्मेट देख लेता हूँ, वहाँ पे जाके लिख दूंगा, तो वो आपसे नहीं आएगा वहाँ पे। और अगर आ भी गया तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप सोच सोच के लिखें, आपका फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। जैसे कि सर ड्राफ्टिंग के पेपर में आपका ये वो कैब जो आती है, प्रशासनिक शब्दावली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जैसे सर ने एक पीडीएफ डाली थी, तो लगभग सब कुछ उसी से आया था, लेकिन फिर भी मैंने एक घटना चक्र की जो उसमें वो कैब दी थी वो पढ़ी थी। तो अब वो उसमें सर मैंने क्या किया था कि उसमें 10 में 10 आती थी उसमें। तो वो डेबार का मतलब एक डेबार करके पूछा था सर, तो उसका ऐसे ही लेमैन लैंग्वेज में मुझे आता था रोकना। तो मैंने कहीं सुना था कि अगर आप उसको तत्सम वर्ड लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके मैं ज़्यादा तत्सम या शुद्ध हिंदी लिखने के चक्कर में वो मैं गलत करवा लिया। तो एक्स्ट्रा दिमाग वाली बात हो गई। नहीं, बढ़िया है। अच्छा, मुहावरे के बारे में, जब आपने मुहावरे वाक्य प्रयोग किए तो क्या किया? सर मुहावरे में तो आपका एक जो पीडीएफ डाले थे उसमें से 3-4 ही थे, तो मुझे वो याद ही थे। तो जो आपने प्रयोग करवाया है एग्जैक्ट में वही लिख के आ गया था। बाकी एक मुहावरा आया था तो मैंने वो करंट के एग्जाम्पल से दे दिया। बाकी मतलब लिख सकते हैं, बस अच्छा वाक्य प्रयोग होना चाहिए कि छोटा सा लिख दिए, कुछ एक सेंस बनाना चाहिए बढ़िया, तभी आपको 2 नंबर देगा, नहीं तो फिर आधा नंबर 1 नंबर, और सब गेम 1 नंबर 2 नंबर का ही है इसमें। बढ़िया है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब जानकारियाँ आपको बेहतर लग रही होंगी, और अब तक जितनी जानकारियाँ अभी और आगे जो जानकारियाँ मिलेंगी, इनका उद्देश्य बस यही है कि अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करना पड़ता है, आपको अपना मन बनाना पड़ता है और उस पूरी शिद्दत में जाना पड़ता है कि आप तैयारी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा भी प्रेशर नहीं लेना होता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैंने देखा बहुत सारे छात्र परीक्षा के आखिरी दिनों में इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती, फिज़िकली तबीयत ख़राब हो जाती है, वो लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। ये मैं हर परीक्षा के पहले झेलता हूँ। हाँ, फ़ोन आते हैं, सर हम बड़ा परेशान हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ। इवन जो ज़्यादा परेशान थे, ज़्यादा एंजाइटी में थे, तो मैंने उनको लास्ट में योग निद्रा करने तक की सलाह दी, उनको तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने एंजाइटी को कंट्रोल करें। तो ओवर थिंकिंग या ओवर प्रयास भी नहीं करना है। जो एक सेट पैटर्न है परीक्षा का, वो होता है, उस पर आप अभ्यास करें और लग पड़े, निकल पड़े, और आप भी सफलता पाएं। जैसे नीरज आज बैठ के अपना किस्सा सुना रहे हैं, ऐसे आप भी हमारे संग आए, किस्सा सुनाएं। बस इसी दिन के लिए तो हम पढ़ाते हैं यही सुख मिले हमें। कोई एक आखिरी बात जो आप कह के अपनी बात विराम दे, तो अपने घर परिवार के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में, गांव के दोस्तों के बारे में, और आपकी तैयारी में जिन जिन लोगों का योगदान रहा उन सब के बारे में
एक धन्यवाद नोट। सर जैसा मेरे पिताजी किसान है, मतलब किसान फैमिली से आता हूँ मैं भी, तो एक जो वो गांव की मिट्टी से लगाव था तो वो मुझे सर खींच के लेके आया। मैं अगर एज अ मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करूं तो जितनी मुझे अभी वहाँ सैलरी मिलती है उसके हाफ भी नहीं मिलेगी यहाँ। नहीं पर यहाँ पे क्या मिलेगा सर? घर मिलेगा, घर का खाना मिलेगा और अपने दोस्त मिलेंगे जो गांव के हैं। होता है सर उतार चढ़ाव, जैसे मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग तैयारी करते थे, उसके भी अच्छे मार्क्स थे, जीएस और हिंदी में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, पर किसी कारणवश नहीं हो पाया उसका। तो उसके लिए थोड़ा क्या है सर, जो भगवान भगवान जहाँ रखेंगे आपको रहना पड़ेगा। बस आपको मेहनत अपने तरीके से करनी है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा सर ने बताया कि दिमाग का और हाथ का मेल एकदम जरूरी है। ये मेंस वगैरह में सर आप एक्स्ट्रा समय वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम में पेन चलेगा, और पेन रुकेगा तो फिर आपके लिए और दिक्कत होगी। तो यही है कि मिनिमम रिसोर्स फॉलो करके उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ के और प्रैक्टिस करके जाया जाए, ना कि ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ और कॉपी जचवाने में क्या सर, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कोचिंग वाला आपको 40 में 30 नंबर निबंध में दे दे रहा है और वहाँ आपको 120 में 60 नंबर नहीं आ रहा है, तो उससे अननेसेसरी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि एट लास्ट सर मार्क्स एग्ज़ाम के ही है। हाँ, जो मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो वही है सर, बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, बाकी भगवान की किस्मत, अब भगवान पे भरोसा और खुद की किस्मत तो है ही मेंस, किसी भी मेंस एग्ज़ाम में। सर इस जर्नी में मेरे कुछ दोस्त हैं, परम मित्र हैं, जिन्होंने मुझे हर मोर्चे पे, हर एक मोड पे सपोर्ट किया। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम लेना चाहूँगा सर। जैसे एक सूरज भारद्वाज, नरेश सुथार, माधव सिंघल, शैलेंद्र वाजपेयी जो मेरा सहपाठी रहा है सर बचपन से ही, साथ में ही हम दोनों लोग तैयारी किए, किसी कारणवश उसका नहीं हो पाया। और उपेंद्र सिंह तोमर, ये सारे दोस्त थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, बताते थे, हर तरह हर संभव मदद किए हर एक मोड पर। मैं इनका आभार अभी भी मानता हूँ सर। जीवन में कृतज्ञता एक चीज़ होती है जिसका ज्ञापन जब भी अवसर मिले तो करना चाहिए, और अपने दोस्तों का नाम लेना इस मौके पर ये एक सामान्य बात नहीं, ये एक बेहतरीन व्यक्तित्व की निशानी है नीरज, जो इन्होंने कहा। और बात एक आखिरी नोट यही है कि जैसे रेल का इंजन चलता है और उसमें ड्राइवर बैठा रहता है, ड्राइवर का काम होता है स्पीड बढ़ाना घटाना, गाड़ी को अच्छे से चलाना, लेकिन गाड़ी जाएगी कहाँ? जहाँ पटरियाँ ले जाएंगी वहीं जाएगा। वो पटरी के इतर कुछ सोच ले, नहीं मैं उधर चला जाऊँगा तो नहीं जा सकता। ये एग्जाम्पल मैं बार बार आपको देता हूँ। ये किस्मत का आनंद देखिए, ये भी परिस्थिति है कि वो वहाँ आईआईटी और क्या सपना और वो करने के बाद वो हृदय की शिद्दत है जो खींचे लिए आ रही है कि नहीं जी हमको अब तो गाँव के नज़दीक जाना है। तो आप समझिए, मनमोहन सिंह साहब ने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। एपीजे अब्दुल कलाम साहब घर से निकले थे कि हम आर्मी में जाएंगे, और वो देश के राष्ट्रपति बने। तो जीवन जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ ले जाता है। मैं बार बार कहता हूँ, हर सफल के छात्र के साथ बैठा हुआ मुझे मेरा हर असफल छात्र याद रहता है। तो तुमसे कहता हूँ, असफलता आखिरी नहीं होती। तुम्हारी जीवन ने, तुम्हारी नियति ने कुछ निर्धारित कर रखा है, तुम्हारे हाथ का जो काम है वो तुम बेहतर करके आओ। जो तुम कर सकते हो उसको इतना बेहतरीन करके आओ कि ये ना लगे कि मेरी ओर से कोई कमी रह गई। बाकी नियति को जहाँ ले जाना होगा वहाँ ले जाएगी। तो बस इसी आनंद के साथ बस ये प्रेम बना रहे, ये जुड़ाव बना रहे। लखनऊ में रहता हूँ, आप लखनऊ आ जाएंगे तो अब हमारे हो गए। अब लखनऊ इतना बड़ा शहर हम बनाए ले रहे हैं अपनों का कि पूछिए नहीं। तो बाकी कोई समस्या कभी रहे तो हम सदैव हैं। और हमारे किसी छात्र का वो हमसे एक रोज़ पढ़ ले और चाहे वो सेलेक्ट होकर हमारे बगल में बैठे, हमारे मन के भाव से सदैव जुड़े रहते हैं। बस ये आत्मीयता, ये भाव बना रहे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कहानी किस्से को देखने के लिए। जाते जाते इस शेर के साथ, निदा फाजली साहब की गज़ल के साथ ही करते हैं आज के इस एपिसोड को ख़त्म, के बड़ी गजब बात कहने जा रहे हैं। नज़दीकियों में दूर का मंज़र तलाश कर, नज़दीकियों में दूर का मंज़र तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर।
नज़दीकियों में दूर का मंजर तलाश कर, जो हाथ में नहीं है वो पत्थर तलाश कर। सूरज के इर्द गिर्द भटकने से, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा, सूरज के इर्द गिर्द भटकने से फायदा। दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर, दरिया हुआ है गुम तो समंदर तलाश कर। और ये आखिरी जो हर छात्र के लिए है कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। करते हैं आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म। मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।